ये डायग्राम देखें यहाँ पे, ये एक सिंगल मसल फाइबर है, इसको आप मसल सेल भी बोल सकते हैं। सिंगल मसल सेल और मसल फाइबर आपके सामने स्ट्रक्चर है। यहाँ पर डायग्राम में लिखा भी हुआ है कि सिंगल मसल सेल और मसल फाइबर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मसल इज द ग्रुप ऑफ मसल बंडल एंड द मसल बंडल इज द ग्रुप ऑफ मसल फाइबर, बताया था। और इसमें से एक मसल फाइबर को बाहर निकालने की हमने बात किया था, तो हमने बाहर निकाल लिया इसको बाहर निकालने के बाद जैसे इसको इस तरह से आप कंसीडर करें कि जैसे ये एक यूकैरियोटिक सेल है बट विद स्पेशल फंक्शन। अब स्पेशल फंक्शन क्या है? इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और क्या करना है? इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है। तो उस पर्पज से इसकी डिजाइन होती है, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर बॉडी में उसे क्या काम करना है उसकी डिजाइन अकॉर्डिंगली होती है। ठीक, तो यहां पर भी यही होने जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि जैसे एक मसल सेल में सबसे बाहरी मेम्ब्रेन उसकी क्या होती है? प्लाज्मा लेमा। विद रिस्पेक्ट टू द मसल सेल इट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। ठीक, तो क्या बोलेंगे यहां पे देखिए, द सेल मेम्ब्रेन of muscle cell known as, क्या बोलेंगे इसको? सार्कोलेमा। हम इसे सार्कोलेमा बोलते हैं। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल नोन एज सार्कोलेमा। कहां पर है? ऊपर लिखा हुआ है, दिस वन इज द सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा कहीं कहीं पर किसी किसी स्थान पर अंदर की तरफ ऐसे इन्वोल्यूट करती है, अंदर की तरफ इनफोल्ड कर जाती है। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर ये बनता है, इसको हम टी ट्यूब कहते हैं। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टी ट्यूब। इसके बारे में लिख भी लेना है। द सार्कोलेमा इनफोल्ड्स at some points form the T tube। मसल सेल मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द मसल द टर्म सार्को इज यूज्ड। जब हम मसल के बारे में, जैसे हम सेल में बात करते हैं तो लिखते हैं साहब प्लाज्मा लेमा, लेकिन जब इसी चीज को हम लिखते हैं किसके रिस्पेक्ट में? जब इसको हम मसल के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो टर्म सार्को यूज होता है। क्या यूज होगा? द टर्म सार्को इज यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू द मसल सेल। बात समझ में आ गई? अब आपको मालूम है कि जो सार्कोलेमा है वो क्या काम करती है? वो साइटोप्लाज्म को घेरती है। तो यहां पर मसल सेल साइटोप्लाज्म को हम क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। द मसल सेल साइटोप्लाज्म नोन एज सार्कोप्लाज्म कहते हैं इसको। द मसल सेल साइटोप्लाज्म इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। हम इसे सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अभी तक क्या बताया? जैसे आप एक यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन किसको घेरती है? साइटोप्लाज्म को कवर करती है। तो सेल मेम्ब्रेन को हमने क्या नाम दिया? प्लाज्मा लेमा को क्या कहा? सार्कोलेमा। और साइटोप्लाज्म को क्या कहा? सार्कोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम स्ट्रक्चर्स होंगे। अब सार्कोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, खास करके इसका ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। क्यों? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, दिस नीड्स द एनर्जी एंड द एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, देयरफॉर द माइटोकॉन्ड्रिया आर रीच हियर। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर पाए जाते हैं और इस तरह से इन माइटोकॉन्ड्रिया को हम नाम क्या देते हैं? इनको हम सार्कोसोम कहते हैं। सार्कोसोम। ठीक, तो क्या लिखेंगे? द मसल माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज मसल माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज
मसल माइटोकॉन्ड्रिया। हम इसे सार्कोसोम कहते हैं। मसल माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज सार्कोसोम। ठीक, कहां पर हैं? ये ढेर सारे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा स्ट्रक्चर जो यहां पर बन रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हम यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या उसे सार्कोट्यूब्यूल कहेंगे। द मसल सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम known as sarcoplasmic ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नोन एज सार्कोट्यूब्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखनी है कि इट इज द स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम आयंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सार्कोट्यूब्यूल क्या चीज है? द सार्कोट्यूब्यूल is the storehouse of calcium ions. Sarcotubule is the storehouse of calcium ions. सार्कोट्यूब्यूल में कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं। क्या स्टोर होता है यहां पर? कैल्शियम आयंस। इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। लिखा सबने? आपको पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम आयन का मसल कॉन्ट्रैक्शन में। आपको पता है कि बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है तो रोग होता है जिसका नाम टिटैनी है। क्या नाम है? दो बीमारियां होती हैं, टिटैनी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयन एंड टिटेनस ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया है। लिख लिया सभी ने? तो दो बीमारियां हैं, टिटैनी और टिटैनस, दोनों को अलग अलग देखना। ये लिख लिया सभी ने? सेल साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये बात समझ में आ गई? अब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है ना, इनकी संख्या एक नहीं होती, बल्कि क्या होती है? मल्टीपल होती है। न्यूक्लियस की संख्या मल्टीपल होती है, मोर देन वन न्यूक्लियाई। हम इन्हें न्यूक्लियस मान लें, ऐसे इस तरह से, एक से अधिक न्यूक्लियस हैं। अब यहां पर दिखाया नहीं जाता क्योंकि कुछ और स्ट्रक्चर हमें दिखाना है ना? तो अब बनाओगे थोड़ा साइड में बना लो, नहीं तो अंडर स्टूड रखो इसको। ऐसे कहीं साइड में दिखा देंगे कि न्यूक्लियस इधर उधर पड़े हैं, क्योंकि बीच में हमको मायोसिन फाइबर दिखाना है, इसमें थिक फिलामेंट दिखाना है, तो इस वास्ते हम कर रहे हैं। अब जरा देखिए, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम रॉड लाइक कंट्रेक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं। इन्हीं रॉड लाइक कंट्रेक्टाइल फिलामेंट की वजह से मसल में प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की। बात समझ गए? आपसे अगर कोई पूछे कि क्या सामान्य सेल से और मसल सेल में अंतर कैसा रहा, वहां पर भी सेल मेम्ब्रेन बताया आपने। जी हाँ, सभी सेल में होता है। साइटोप्लाज्म सभी सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी सेल में होता है, लेकिन टी ट्यूब सभी सेल में नहीं होती।
सार्कोटिब्यूल बनता है, वहां पर भी टिब्यूल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लेकिन एक जो और सबसे डिफरेंट स्ट्रक्चर है यहां पर, वो है कंट्रेक्टाइल एलिमेंट, जिसको हम मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल कहते हैं। मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल, मायो स्टैंड्स फॉर मस्कुलर, फाइब्रिल मीन्स होता है फिलामेंट्स, जो अंदर पाए जाते हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ये बात समझ में आ गई? आइए अब यही बात हमें लिखनी है। ये है कहां पर? दिस वन, इतनी चौड़ाई का, ये हम इसमें एक मायोफिलामेंट दिखा रहे हैं, मायोफिलामेंट। या इसी को हम मायोफाइब्रिल कहते हैं। मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल। ठीक है, देखिए जरा, अभी इसके स्ट्रक्चर पे हमारे थोड़ा सा स्ट्रक्चर छूट गया था, ये थिक फिलामेंट छूट गया है यहां पर बीच में, दिस वन, ये थिक फिलामेंट्स होते हैं बीच में। ये स्ट्रक्चर अब कंप्लीट है आपके सामने। इन मसल सेल साइटोप्लाज्म, many rod-like contractile filaments found known as मायोफिलामेंट्स। हम इन्हें मायोफिलामेंट्स कहते हैं, नोन एज मायोफिलामेंट्स। इन्हीं की वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। बिकॉज ऑफ दिस these myofilaments the muscle has the ability of contraction and relaxation, ability of contraction and relaxation। इन्हीं मायोफिलामेंट्स की वजह से, यूं समझ लीजिए कि पूरे मस्कुलर सिस्टम का सॉफ्टवेयर यही है। कौन? मायोफिलामेंट। इसकी सारी फंक्शनिंग इन्हीं की वजह से है, क्योंकि आपको मालूम है कि मसल की सबसे पहली प्रॉपर्टी और मेन प्रॉपर्टी है कि स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद इरिटेट हो, और इरिटेट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करे और फिर रिलैक्स हो, और इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण हमारा शरीर काम कर पाता है। हम मस्कुलर मूवमेंट इसी के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से कर पाते हैं। इसमें एक्साइटेबिलिटी होती है, इरिटेबिलिटी होती है, उत्तेजित होती है। स्टिमुलस प्राप्त करके ये इरिटेट होती है, उत्तेजित हो जाती है। तो ये वही काम यहाँ हो रहा है। अब आप कहेंगे साहब इतना इंपॉर्टेंट अगर स्ट्रक्चर है तो ये है कहाँ पर? ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे इतना, ये पूरा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर इसके सेल साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है।
इस डायग्राम में हमने इस प्रकार के केवल एक मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर दिखाया है। ऐसे कितने हैं? लार्ज नंबर ऑफ मायोफिलामेंट्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इनमें से एक मायोफिलामेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मसल सेल अन्य सभी यूकैरियोटिक सेल्स से किस बात में स्पेशल है, तो हम कहेंगे कि इट इज स्पेशल इन हैविंग द कंट्रेक्टाइल रॉड लाइक फिलामेंट्स नोन एज मायोफिलामेंट्स। ये बात समझ में आ गई सभी को? ये जो टी ट्यूब यहां पर है, जब करंट इसको इंपल्स मिलता है तो ये इंपल्स जब तक इस मशीनरी में नहीं पहुंचेगा तब तक इसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर करंट ऊपर ऊपर ही आकर के और चली जाए तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। इस करंट को अंदर तक पहुंचाने के लिए, मायोफिलामेंट तक इस करंट को पहुंचाने के लिए इसका जो मसल सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं, ये अंदर की तरफ इनफोल्ड करके और पोटेंशियल को जल्दी पहुंचा देती है। कहां तक? इसके सार्कोटिब्यूल तक पहुंचाती है। यानी कि अगर हम ये बात करें कि ये स्टिमुलस है, सपोज दैट, ये यहां तक आएगा कैसे, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये आया तो करंट जनरेट होगी, तो ये करंट आगे जाने के साथ साथ ये अंदर आएगी। इस तरह से टी ट्यूब से हो करके करंट नीचे तक आ जाती है। करंट कहां तक आ जाती है? ये नीचे तक आ जाती है। ध्यान रहे कि टी ट्यूब जिस पॉइंट पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टच करता है वो एक कोनिकल प्रोजेक्शन के रूप में थोड़ा सा उठा हुआ होता है। इस पॉइंट को हम ट्रायड कहते हैं। मींस वेयर इज द ट्रायड? दिस वन। ये ट्रायड है। टी ट्यूब जिस पॉइंट पर सार्कोटिब्यूल को टच करती है वो एक कोनिकली प्रोजेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड। इस बात को नोट कर लेना। द पॉइंट ऑफ सार्कोटिब्यूल एट विच द पॉइंट ऑफ सार्कोटिब्यूल एट विच द टी ट्यूब अप्रोचेज at which the T tube approaches is known as triad. Is known as triad. ब्रैकेट में लिख लो, a conical projection known as triad within bracket, a conical projection. इस प्रकार से सार्कोलेमा जेड लाइन को जिस पॉइंट पर टच करती है, ये पॉइंट थोड़ा सा एलिवेट करता है इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल प्रोजेक्शन। इट इज नोन एज ट्रायड। ठीक, तो टी ट्यूब का काम यही होता है कि जब करंट यहां पर आती है तो बहुत तेजी से अंदर तक पहुंचा दी जाती है। आगे का काम क्या होगा हम आपको मैकेनिज्म में समझाएंगे कि जब कॉन्ट्रैक्शन बताएंगे आपको कैसे होता है। फिलहाल अब हम मायोफिलामेंट के स्ट्रक्चर पर पहुंच रहे हैं। मायोफिलामेंट जो होता है इसमें इस तरह के वर्टिकल पार्टीशंस होते हैं एंड दीज वर्टिकल पार्टीशंस आर नोन एज जेड लाइंस और द क्राउस मेम्ब्रेन। दो नाम से जाना जाता है इनको। तो मायोफिलामेंट का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले जेड लाइन के बारे में जानना है। वर्टिकल लाइंस of myofilament known as जेड लाइंस, हम इन्हें जेड लाइंस कहते हैं। और क्राउस मेम्ब्रेन कहा जाता है इनको। ये हैं कहां पर? ये हैं जेड लाइन। ऐसे ये जो वर्टिकल पार्टीशंस हैं मायोफिलामेंट में, हम उन्हें जेड लाइन कहते हैं। ये मायोफिलामेंट है कौन? ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से लंबाई में फैला हुआ, ये पूरा स्ट्रक्चर मायोफिलामेंट है। और मायोफिलामेंट में ये जो वर्टिकल पार्टीशंस हैं दीज आर नोन एज द जेड लाइंस। हम इन्हें जेड लाइंस कहते हैं। सभी ने लिख लिया? क्या कहेंगे इनको?
इनको हम जेड लाइंस कहते हैं। इतनी सभी को बात समझ में आ गई? ठीक। दो जेड लाइन के बीच का कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसको एक सार्कोमियर कहा जाता है। लिखो, द कंप्लीट स्ट्रक्चर बिटवीन टू जेड लाइंस the complete structure between the two Z lines known as सार्कोमियर। दो जेड लाइंस के बीच का कंप्लीट स्ट्रक्चर सार्कोमियर कहलाता है। द कंप्लीट स्ट्रक्चर बिटवीन द टू जेड लाइंस नोन एज सार्कोमियर। लिख लिया? एक लाइन लिख लेना, इट इज द कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफिलामेंट। इट इज द कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफिलामेंट एंड मसल फाइबर। कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफिलामेंट एंड मसल फाइबर। It is the contractile unit of myofilament और मसल फाइबर। मसल फाइबर की ये कंट्रेक्टाइल यूनिट है। लिख लिया सभी ने? दो जेड लाइन के बीच की दूरी इतना, ये एक सार्कोमियर है, ऐसे ये दूसरा सार्कोमियर है, ऐसे ये तीसरा सार्कोमियर है, और ये इस प्रकार से आपका जो मायोफिलामेंट होता है ये सार्कोमियर्स में बंटा होता है। 1 2 3 4, जैसे रेल का डिब्बा होता है, एक एक कंपार्टमेंट उसका क्या है? सार्कोमियर है। तो एक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सार्कोमियर क्या है, तो बोलेंगे दो जेड लाइन के बीच का टोटल स्ट्रक्चर। अब उसमें जो भी आता हो वो क्या आएगा अभी हम बताएंगे आपको, लेकिन ये एक कंप्लीट सार्कोमियर कहलाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज द कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर। बात समझ में आ गई? आइए अब इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। जेड लाइन से अटैच्ड, अब देखिए आप, जेड लाइन से अटैच्ड लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या फैले होते हैं? थिन फिलामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? थिन फिलामेंट। अटैच्ड टू द जेड लाइंस एक्सटेंडेड बोथ साइड आर द थिन फिलामेंट्स। अटैच्ड टू द जेड लाइंस extended both side are found thin filaments। थिन फिलामेंट्स याद रखना। जेड लाइन के दोनों तरफ देखिए, इधर भी फैले हैं, इधर ये जो ब्लू कलर में हमने यहां दिखाया है आपको, हम इसे जेड लाइन क्या बोलेंगे? इनको हम थिन फिलामेंट्स बोलते हैं। जेड लाइन के साथ अटैच्ड, इन्हें हम थिन फिलामेंट बोलते हैं। इनकी बनावट क्या है हम आगे देखेंगे। ये थिन फिलामेंट्स होते हैं। लिख लिया? अब थिन फिलामेंट्स के बीच में थिक फिलामेंट्स होते हैं, परंतु इनका अटैचमेंट जेड लाइन से नहीं होता। लिखो, इन बिटवीन द थिन फिलामेंट्स, इन बिटवीन द थिन फिलामेंट्स आर फाउंड थिक फिलामेंट्स। इन बिटवीन द थिन फिलामेंट are found the thick filaments। attached with very thin M lines।
ये जो थिक फिलामेंट्स होते हैं ये थिन फिलामेंट्स के बीच में स्थित होते हैं, परंतु ये जेड लाइन को कहीं पर भी टच नहीं करते हैं और इनको साधे रखने के लिए बीच में एक लाइन यहां पर होती है एंड दैट लाइन इज नोन एज एम लाइन। ऐसे ये एम लाइंस होती हैं। बात समझ में आ रही है? थिक फिलामेंट्स को बीच में साधे रखती हैं। कौन? बीच में ये साधे रखती हैं, इनको हम बोलते हैं एम लाइंस, जो कि अल्ट्रा थिन होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर एम लाइंस। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब कुछ स्पेसेज के बारे में यहां पर लिखना है आपको। किसके बारे में लिखना है? स्पेसेज के बारे में। देखिए सार्कोटिब्यूल इधर भी है, सार्कोटिब्यूल इधर भी है, क्योंकि ये फाइबर तो सिलिंड्रिकल है ना। क्यों भाई? मसल फाइबर तो सिलिंड्रिकल है ना, ये प्लेट जैसा थोड़ो है। ये कैसा है? ये देखो, ये ऐसा है। मामला समझ में आ गया? कैसा है? ऐसा है ना? ये सिलिंड्रिकल है, ये ऐसा मामला है। समझ में आ रही होगी बात? अब असली समझ में आया, ठीक है? हैं? और यका जोन कवर किए हैं एंडोमाइसियम, वो कहाँ है? एंडोमाइसियम देखो कहाँ है? एंडोमाइसियम ये है, ये है। अब आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा कि ये वास्तव में एक मसल सेल है। अभी तक क्या लग रहा था? जैसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। इसलिए मैंने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर भी है और इधर भी है। ये तो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ना, वो किसी भी तरफ हो सकता है। ऐसा स्ट्रक्चर है आपके सामने, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? दिस वन इज एंडोमाइसियम। दिस वन। इसीलिए कहते हैं कि डायग्राम एक सेपरेट पेज पर होता है और लिखावट दूसरी तरफ होती है। लेकिन आप लोग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखिए, वी हैव द लिबर्टी टू रब इट, लिख देंगे, मिटा देंगे, लेकिन आपके पास चांस नहीं है ऐसा। इसलिए जब भी कहते हैं और इतना भयंकर डायग्राम है, इसको एक्सप्लेन करना है हमें, इसलिए आपको एक सेपरेट पेज पर इसे करना चाहिए। फोटो लेने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है आपके पास। वो भी अभी मत लेना, अभी जब सब फाइनल क्लियर कर दें इसको तब, है ना? ये लिख लिया होगा आपने सभी लोगों ने। अब देखिए इधर हमने क्या क्या लिखा था? ये जेड लाइन लिखा था, जेड लाइन था, ये एम लाइन था, ये थिक फिलामेंट बताया है, थिक फिलामेंट बताया है, एम लाइन बताया है। एम लाइन कहां पर है? दिस वन इज द एम लाइन। लिखा है? कहां लिखा है? हाँ नीचे लिखा है, ठीक है, तो जबरदस्ती लिख दिया, कोई बात नहीं। ऐसे ये है, बात समझ में आ रही होगी। अब चलो और क्या बात बतानी है मुझे। अब जो बताना है वो जरा ये देखिए, इसमें 3 बैंड बताना है, ए बैंड, आई बैंड और एच जोन या एम बैंड। कितने? 3 बैंड समझना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर इसमें हम समझा चुके हैं। ए बैंड समझना है, ए फॉर एनआइसोट्रोपिक बैंड। एनआइसोट्रोपिक जो चमके ना, जो ने मंधियार रहा है, उसको डार्क बैंड कहते हैं, ए बैंड, एनआइसोट्रोपिक बैंड। दूसरा आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? चमकीला बैंड हो, तो डार्क एंड लाइट बैंड होता है।
और इन्हीं डार्क और लाइट बैंड की वजह से मसल फाइबर में पट्टीदार स्ट्रक्चर दिखता है, स्ट्राइएशन या स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं। ये वही स्ट्रक्चर है जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। और एक होता है एच जोन। जरा देखिए आप ये कहाँ कहाँ है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए बैंड की। ए बैंड स्टैंड्स फॉर एनाइसोट्रॉपिक बैंड, एनाइसोट्रॉपिक बैंड, एनाइसोट्रॉपिक बैंड। नहीं, एक्टिन कोई बैंड नहीं होता, आगे दिमाग मत लगाओ। आपको अगर भगवान कृष्ण की बांसुरी का सबसे अच्छा आनंद लेना हो तो आप क्या कहेंगे? हैं कि हे प्रभु तेरी लीला तू ही जाने, हमें तो बस आपकी रास लीला का आनंद लेना है। बस आप बांसुरी कैसे बजाते हो, राधा कैसे नाचती है, गैया कैसे आती है, ये सारी लीला आप जानो। हम तो आपके भक्त हैं, आप जैसे चाहो हम वैसे ही नाच लेंगे, आप मुरली बजा दो बस। इसलिए आप आगे की मत सोचिए। भगवान ने गीता में अर्जुन से यही कहा था। क्या कहा था? कि तुम कर्म करो अर्जुन, फल की इच्छा मत करो, आगे की मत सोचो, आगे की प्लानिंग तो मैं कर रखा हूं। और अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो तुम अपना काम करो, आगे की बात मेरे ऊपर छोड़ दो। अब मैं कृष्ण तो हूं नहीं, मैं एक टीचर हूं, तो टीचर भी जो होता है आपका मार्गदर्शक होता है। इसलिए आगे की बात आप मत सोचिए, आप तनाव मुक्त रहिए। यही बार बार मैं कहता हूं कि आप दिमाग पर टेंशन मत डालो, बस चैप्टर को महसूस करो, पढ़ो नहीं, चैप्टर को फील करो, महसूस करो कि हम वास्तव में मसल के अंदर तक घुस चुके हैं इस समय। बस आगे की बात नहीं करना। हमें वो साली सुरंग कहाँ जा रही मतलब ही नहीं है उससे, कहाँ जा रही है सुरंग। मैं थोड़ा जब जोश में आता हूँ थोड़ा सा इस तरह का एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करता हूँ, ये साला हरामखोर है, ऐसे वैसे, डोंट वरी। मैं जब मेडिकल में पढ़ाता हूँ तो ऐसे बोलता हूँ, ये साला देखो इधर से जा रहा, भाग रहा है, वो ससुरा जा रहा है इधर से, जैसे वो खान बोलता है, जो खान अकेडमी वाला है ना। तो मुझे ध्यान नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, भावना अच्छी है, आपको समझाना है। आप आगे की बात मत सोचिए। इसीलिए एक्टिन बैंड अभी आपने कहा, इसका मतलब भयंकर मिसकंसेप्शन है, प्रीवियस पढ़ के अभी आए हैं। इसका मतलब आपको अच्छे से गाइड नहीं किया गया। और हम जितनी बार आप कहेंगे सर एक के बाद बार बार कहते हैं, हम उनको एहसास कराते रहते हैं, उन लोगों को भी। ये हमारा लेक्चर जाएगा फेसबुक पर, ये कभी मैं डालूंगा और वो हमारा देखेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए उनको पता चलेगा कि जो काम मैंने नहीं किया उसको बच्चों को एहसास करा रहे हैं। ये हम उनको फील कराते हैं कि अरे शर्मिंदगी महसूस करो, शर्माओ कि तुमने अपने स्टूडेंट्स को ले मैन करके मार्केट भेज दिया है। वो एकदम हार जाएगा, वो अर्जुन नहीं है, वो डपोरशंख है, तो पढ़ा के भेजा ही नहीं सही से। अब द्रोणाचार्य नहीं पैदा होते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन उनके स्टूडेंट्स भी एकदम सही कर देते हैं सबको। इसलिए एक्सटेम्पोर रहो, एको हम दूजो नास्ति, केवल मैं, न भूतो न भविष्यत। कंपटीशन में आपको यही सोच कर जाना, यही आपका आत्मबल है कि एक बार किसी क्वेश्चन का अगर रॉन्ग इंप्रेशन भी लगा दिया तो उसके बारे में मुड़कर सोचना भी नहीं है। अब हो गया ठीक है, डिसीजन ले लिया। जैसे आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया तो उस क्वेश्चन का इंप्रेशन रॉन्ग जाएगा। इसलिए डबल माइंड नहीं होना है कंपटीशन में। वंस यू हैव टेकन डिसीजन, मार्क इट। इतना कॉन्फिडेंस होगा, सवाल गलत नहीं होगा, इसको आप जानिए। या तो गलत होगा तो सारा सब गलत हो जाएगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन भी होगा। और इतना कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पढ़ कर गए होंगे। आइए, हैं क्या कह रहे हैं? क्या मार के आए हैं? हाँ, पूरा मारना ही चाहिए। जब आप पढ़े रही हो तो मारो साले को, देखा जाएगा। एक बार बढ़िया कर लिया, दूसरा बार बढ़िया कर लिया, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो चिंता करने की जरूरत ना है। इसलिए मैंने कहा देखो एक चीज सुन लो, बस एक के बाद गांठ बांध लो, एक बात गांठ बांध लो। चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसे महसूस करो, हाँ फील करो उसे कि इस चैप्टर के अंदर घुस करके हम पढ़ रहे हैं। आइए हम फिर इसके अंदर घुस रहे हैं, इसी सेल के अंदर घुस रहे हैं। मैंने आपको बता दिया ये सेल है, ऐसे घुमा के इसको स्ट्रक्चर दिखाकर कि फाइबर सिलेंड्रिकल होता है। आइए अब इसमें चलिए, यहां पे आ रहे हैं। हमने आपको क्या बताया कि 3 बैंड बताने हैं। पहला बैंड क्या है? ए बैंड, एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब जो डार्क होता है, चमकता नहीं है, ये डार्क बैंड होता है। क्या नाम देंगे इसको? डार्क बैंड भी कहते हैं। अब ये है क्या चीज?
ये उतनी एरिया है जिसमें कि थिन और थिक फिलामेंट दोनों पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? हैव द थिक एंड थिन फिलामेंट्स बोथ। हम ए बैंड उसे कहते हैं जिसमें कि थिक और थिन दोनों फिलामेंट्स पाए जाते हैं। आइए जरा, ये कौन सा एरिया है? उतनी एरिया जितने में थिक और थिन फिलामेंट दोनों पाए जाएं। ये कितनी एरिया है? ये वाली एरिया है। लाइन खींचना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, अभी मिटा देंगे। ये वाली एरिया है, इतनी एरिया। इसमें आप देखिए थिन फिलामेंट भी है और थिक फिलामेंट है। इस लाइन के इधर जब आएंगे तो इसमें केवल थिन फिलामेंट है, लेकिन इस लाइन के अंदर जब आएंगे तो इसमें थिन भी है और थिक भी है। इधर भी थिन भी है और थिक भी है। तो ये पूरा ये पट्टी जो होती है थोड़ा डार्क अपीयर करेगी, कंडेंस्ड अपीयर करेगी, क्योंकि यहां पर भीड़ है फिलामेंट्स की। तो अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिस एरिया विल अपीयर डार्क, इसलिए इसको एनआइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, जो चमकीला नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? अब चलिए दूसरे बैंड की हम बात करें। अब ये लाइन मिटा दे रहे हैं, देखो इसको मिटा दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। चलिए अब हम बात करेंगे आई बैंड। आई का मतलब क्या होता है? आइसोट्रॉपिक बैंड। इसे हम लाइट बैंड भी कहते हैं, जिसमें चमक हो। आइसोट्रॉपिक बैंड ये कहां पर है? ये कहां पर है? देखिए वो एरिया है जिसमें केवल थिन फिलामेंट है। जाहिर सी बात है कि ये जेड लाइन के दोनों तरफ का हिस्सा है। हम अब इसको फिर घेर रहे हैं, लेकिन ये इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। इस लाइन और इस लाइन के बीच का पोर्शन, यानी कि जेड लाइन के दोनों साइड में लेकिन केवल थिन फिलामेंट हो, ये एरिया कैसी अपीयर करेगी? लाइट अपीयर करेगी। एंड दिस इज नोन एज द आई बैंड। इसी को चमकीला बैंड कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? दिस हैज ओनली थिन फिलामेंट्स, दिस बैंड हैज ओनली द थिन फिलामेंट्स both the sides of Z line। सबको समझ में आ गया? आई बैंड कहां पर है? दिस वन, ये एक बैंड और है जहां पर केवल थिन फिलामेंट है। हम उसे एच जोन, एच स्टैंड्स फॉर हैंसन, हैंसन्स जोन कहते हैं उसको, या एम बैंड कहते हैं। अगला कौन सा है? एम बैंड या एच जोन। H stands for Hansen's zone. The area with the thick filaments only. The area with the thick filaments only.
द एरिया विद द थिक फिलामेंट्स ओनली, ऐसी एरिया जिसमें केवल थिक फिलामेंट है, वो कौन सा बेल्ट है? इतना हिस्सा। देखिए ये हम लाइन खींच रहे हैं यहाँ, ये लाइन होती नहीं, आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। तो ये वाली जो पट्टी आप देख रहे हैं, ये वाली जो बीच की है, जिसमें केवल आपको क्या दिख रहा है? केवल थिक फिलामेंट है, हम इसे क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज द थिक एम बैंड। तो ये इतना पोर्शन, ये एम है, हम यहां पर एम लिख दे रहे हैं। इतना पोर्शन ये आपका ए बैंड है, ए बैंड, और इतना पोर्शन आपका ये आई बैंड है, आई बैंड। बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है? ये सारा स्ट्रक्चर हमने आपको समझा दिया मसल फाइबर का। अब इसमें एक चीज आपको और जानना है, ये आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स, ये कैसे व्यवस्थित होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक? तो लिखिए, एक जो थिक फिलामेंट होता है वो 6 थिन फिलामेंट से घिरा होता है। डायग्राम ऐसे समझिए, सभी कॉर्नर पे थिन बैठाओ। ये बना लीजिए, फिर बताएं। लिख लिया सभी ने? तो क्या बता रहे हैं, पहले तो नोट कर लो। वन थिक फिलामेंट is surrounded with 6 thin filaments and one thin filament is surrounded with 3 thick filaments. समझ नहीं आया ना? अभी आ जाएगा एकदम से। अब इस डायग्राम को देखिए, ये कौन है? ये थिक फिलामेंट है, और ये सब कौन है? जो कॉर्नर पे हैं ये थिन फिलामेंट्स हैं। क्रिस्टलाइन स्टेट पढ़ा कि नहीं पढ़ा है फिजिक्स में? उसमें केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में क्रिस्टलाइन स्टेट पढ़ा है? हाँ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, पता है ना? हेक्सागोनल पैक्ड होता है, क्यूबिक पैक्ड होता है, क्या होता है, पढ़ा होगा ना ये सब? कुछ थोड़ा सा उसी तरीके से महसूस करिए इसे। हम ये कह रहे हैं कि एक थिक फिलामेंट को 6 थिन फिलामेंट घेर रहे हैं। 1
2 3 4 5 6। इन्हें देखिए, सेंटर पर एक थिन फिलामेंट है और इसको घेर कितने रहे हैं? 3 थिक फिलामेंट घेर रहे हैं, 1 2 एंड 3। यही बात हमने यहां लिखा है। तो कह रहे हैं कि एक थिक फिलामेंट को 6 थिन फिलामेंट घेर, 1 2 3 4 5 और 6, और एक थिन फिलामेंट को 3 थिक फिलामेंट घेर रहे हैं। अब इसे समझेंगे कैसे? ये जो सफेद चाक है, देखिए जरा प्यार से देखिए इधर, ये जो सफेद चाक है इसको आप क्या समझेंगे? इसको थिन फिलामेंट हम मानते हैं। कितने हैं? संख्या गिनिए। 6 है। और एक ये जो फिलामेंट है ये कौन है? ये थिक फिलामेंट है। इनके बीच में डाल दीजिए इसे। फाइबर को सिलिंड्रिकल मानते हैं ना, तो देखो बीच में अगर ये वाला बीच में है एक कौन? थिक फिलामेंट। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फिलामेंट ने सेंटर पर एक थिक फिलामेंट को घेर रखा है। ये बात समझ में आ गई? अब इसका उल्टा कर दो, एक को सेंटर पे रखो सफेद वाले को और 3 पेरीफेरी कर दो। अब बात समझ में आ गई नहीं? बस बिल्कुल वही, ठीक वही अरेंजमेंट है। इससे बढ़िया अरेंजमेंट हम आपको नहीं समझा सकते। ये चीज़ है कि सेंटर पर एक फाइबर है और 6 किनारे किनारे हैं, ऐसे स्पेशल अरेंजमेंट होता है ये ऐसे। ये है। अब देखो एक थिन फिलामेंट ये वाला है, दूसरा थिन यहां पर होगा। अब चूंकि हम 2 डायमेंशनल तो दिखा सकते हैं, लेकिन 3D पिक्चर कहां से ले आए? इस पर बन नहीं पाएगी। तो एक यहां पर है, एक नीचवा है, एक ठुधरिया है, ऐसे ऐसे ये अरेंजमेंट है। समझ गए होंगे इससे? ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका? मसल फाइबर का। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया है।